प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम की इस कक्षा में आपका स्वागत है। कल हम पिछले व्याख्यान में कहानी के प्रमुख तत्वों का अध्ययन कर रहे थे और कुछ तत्वों का अध्ययन हम कर चुके थे। भाषा तत्व का अध्ययन करते समय उसके अंत में तकनीकी खराबी आने से थोड़ी सी बात छूट गई थी, तो वहीं से हम प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कहानी में भाषा के बारे में उसकी विशेषताओं की चर्चा करते हुए मैंने बताया था कि सजीवता एवं व्यवहारिकता कहानी की विशेषता, भाषा की विशेषता होती है। और उसके बाद आगे अपने को चलना था, तो वो मैं आज प्रारंभ करूँगा। एक विशेषता और रह जाती है, वो है मुहावरे और लोकोक्तियों का उपयोग कहानी की सरसता बढ़ाने के लिए होता है। मुहावरे हो चाहे कहानी हो, वो भाषा की सरलता को, भाषा की सरसता को और भाषा की समझ को बढ़ाते हैं। परिणाम ये होता है कि पाठक कहानी में जो रचनाकार कहना चाहता है उसको तुरंत समझ जाता है और वो बात उसके दिल तक पहुंच जाती है। तो ये भी एक विशेषता होती है। तो अब यहाँ आते आते भाषा की विशेषताएं जो है वो पूर्ण होती है। अब हम आते हैं अगले तत्व, शैली तत्व पर। ये शैली तत्व क्या होता है? अक्सर हम भाषा और शैली दोनों को एक साथ काम में लेते हैं क्योंकि मिलते जुलते लगते हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से एक नहीं होते। शैली के अंतर्गत तो भाषा भी आ जाती है। तो अक्सर हम कहानी को रचनाकार द्वारा किस तरह से कहा गया है, लिखा गया है, उसको कहानी की शैली मानते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं हम कि कहानी किस प्रकार से लिखी गई है, कहानी किस प्रकार से लिखी गई है और या फिर अभिव्यक्ति कैसी है, या उस कहानी की अभिव्यक्ति कैसी है, किस तरह से की गई है, या फिर उसका रचना विधान किस तरह का है। इन सब को हम शैली के अंतर्गत रख सकते हैं। तो असल में शैली क्या हुई कि कहानी किस प्रकार से कही जाती है, कहानी की अभिव्यक्ति कैसी है और कहानी का रचना विधान कैसा है, वो सब क्या कहलाता है? कहानी की शैली कहलाता है। अब देखिए, इसमें तो कहानी लिखने का तरीका ही हो गया एक तरह से। तो कहानी जितने लेखकों ने लिखी है उन सब का अपना अपना तरीका है, और यहाँ तक कि एक ही लेखक यदि अलग अलग कहानियाँ लिख रहा है तो भी अलग अलग तरीक़ों से लिख रहा है। तो इस तरह से तो शैलियाँ बहुत अधिक हो जाती है, और कैसे अध्ययन किया जाएगा उनका? तो वो सब शैलियों के अंतर्गत नहीं रखी जाती। कुछ महत्वपूर्ण तरीके जिनसे कि अधिकांश कहानियाँ लिखी गई हैं, उन तरीकों को ही हम काम में लेंगे, और उन तरीकों के आधार पर कहानियों के जो प्रमुख भेद शैलियों के हैं उनको ही आज हम अपने अध्ययन का विषय बनाएंगे। क्योंकि ऐसे तो कहानी के बहुत ज़्यादा भेद हो जाएंगे शैली के, तो शैली के इतने अधिक भेदों का अध्ययन किया जाना संभव नहीं है, और आपकी कक्षा में तो बिल्कुल नहीं।
तो पहली जो शैली है वो है आत्मकथात्मक शैली, दूसरी है कथात्मक शैली, तीसरी है संवादात्मक शैली, चौथी है पत्रात्मक शैली, पांचवी है डायरी शैली और छठी है मिश्रित शैली। ये प्रमुख शैलियां हैं जिनमें की अधिकांश कहानियां लिखी जाती हैं। इसके अलावा भी और कई शैलियां हैं जिनके नाम तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, लेकिन उनका अधिक वर्णन हम नहीं करेंगे यहाँ। जैसे भावात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली, स्वप्न शैली, आदर्शवादी शैली, संस्मरण शैली। तो इस तरह से बहुत सी शैलियाँ कहानियों की है और कहानियाँ मिलती भी है, लेकिन हम जो मैंने पहले आपको 6 भेद बताए हैं शैली के, उनका ही थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। पहला लेते हैं आत्मकथात्मक शैली। क्या होता है आत्मकथात्मक शैली में, या कैसी होती है आत्मकथात्मक शैली? आत्मकथात्मक शैली में कहानी इस तरह से लिखी जाती है जैसे कि लिखने वाला खुद उसको भुगत रहा हो। कहानी की जो घटना है वो इस तरह से घटित होती दिखाई जाती है जैसे कि वो लेखक पे स्वयं पे गुजर रही हो। तो स्वयं पे गुजरती हुई नजर आती है, तो ऐसी शैली आत्मकथात्मक शैली कहलाती है। दूसरी है कथात्मक शैली। ये एक सामान्य तरीका है जो कहानी के लिए अक्सर प्राचीन समय से ही आधुनिक काल तक काम में लिया जाता रहा है। इसमें कहानी वर्णनात्मक तरीके से, विवरणात्मक तरीके से, साधारण जो तरीका है उस तरीके से कही जाती है। तीसरा है संवादात्मक शैली। संवादात्मक शैली की जैसे ही बात आती है हमारे मस्तिष्क में एकांकी और नाटक आ जाते हैं। बात सही भी है, क्योंकि संवाद खासियत किसकी है? एकांकियों की, नाटकों की। तो फिर कहानी में कैसे? हाँ, ये जरूर है कि ये विशेषता नाटक और एकांकियों की ही है, लेकिन कुछ कहानियाँ लेखकों द्वारा इस तरह से लिखी गई है जिसमें कि पात्र आपस में एकांकियों की तरह संवाद करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी एकांकियाँ जिनमें पात्र या कहानी एक संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती है, तो वो संवादात्मक शैली कहलाती है। फिर है पत्रात्मक शैली। चलो, ऊपर हमने 3 तरह का अध्ययन कर लिया। इसके अलावा जब कोई कहानीकार पत्र के रूप में लिखता है, उसकी शुरुआत पत्र के रूप में होती है, उसका अंत पत्र के रूप में होता है और बीच में घटनाक्रम चलता है, तो इस तरह की शैली जो ऐसे लगता हो जैसे कोई पत्र लिखा जा रहा है और पत्र के माध्यम से कोई बात बताई जा रही है, तो वो पत्रात्मक कहानी या पत्रात्मक शैली की कहानी हो जाती है। 5वीं जो चीज आती है वो है डायरी शैली। डायरी शैली हिंदी साहित्य में भी नहीं है और कहानियों में भी नहीं है। हालांकि अधिक कहानियां डायरी शैली में नहीं लिखी गई। तो डायरी शैली की बात आती है तो मैं आपको कहूँगा कि आप ध्यान करिए कि आपके घर में कोई डायरी लिखता है। आपके पिताजी, आपके भाई, आपकी माताजी, आपके चाचा जी, आपके ताऊ, आपके दादाजी, चलिए छोड़िए, कोई नहीं लिखता होगा। आपके आसपास के पड़ोस में कोई देखिए, नहीं मिलता है तो आप पढ़िए
महापुरुषों की जीवनियाँ, अधिकांश महापुरुष अपनी डायरी लिखते हैं और उस डायरी में वो दिन भर के घटनाक्रम को भी लिखते हैं। तो ऐसी शैली जिसमें कहानी इस तरह से प्रस्तुत की जाती है जैसे डायरी में जो घटनाएं घटित हुई है दिन भर की वो सारी लिख रहा है लेखक। सामान्य कहानी की तरह नहीं बल्कि डायरी में लिखे गए वर्णन की तरह कहानी कही जाती है, लिखी जाती है। तो ऐसी कहानियां डायरी शैली की कहानियां कहलाती है। फिर है मिश्रित शैली। इसमें जितने प्रकार की भी शैलियां हैं उनमें से कोई 2, 3, 4, 5 शैलियां एक साथ मिल करके काम में ली जाती है। कोई एक शैली पर कहानी निर्भर नहीं होती। तो इस तरह की मिश्रित शैली कहानियों की कहलाती है। चलिए, यहाँ एक और तत्व कहानी का हमने समझ लिया। अब आते हैं वातावरण पर। कहानी का एक तत्व वातावरण भी हमने पहले जाना था। क्या होता है, ये सामान्य बात तो मैंने आपको उस समय बता दी थी। अब थोड़ा तकनीकी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कहानी में वातावरण का चित्रण, कहानी में वातावरण चित्रण का जो लक्ष्य है वो स्थानीय विशेषताओं का समावेश और कथात्मक प्रभाव की सृष्टि करना है या करना रहता है। क्या बताया मैंने? कहानी का चित्रण का जो उद्देश्य है या लक्ष्य है वो क्या है? स्थानीय विशेषताओं को और कथात्मक प्रभाव को सृजित करने में या उसकी सृष्टि करने में ही इसका लक्ष्य रहता है। इसके अलावा यह भावों को जागृत करने में भी विशेष सहायक होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आसपास का वातावरण बनाने में और जो कहानी कही जा रही है उस कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में और साथ साथ कहानी पढ़ने के साथ साथ या कहानी सुनने के साथ साथ पाठक के या श्रोता के मन में भी भाव जागृत होने लग जाए, इस लक्ष्य को ध्यान में रख के जो चीज़ की जाती है वो है वातावरण, जो सहायक होता है। अब है कि इस वातावरण के कितने पक्ष हो सकते हैं। किसको आप वातावरण कहेंगे? मानिए, चलिए, तो वातावरण के 3 पक्ष निकल करके सामने आते हैं। पहला है प्रकृति का वर्णन, अर्थात रचनाकार प्रकृति का वर्णन करके वातावरण का निर्माण करता है। दूसरा है प्रकृति वर्णन द्वारा मानव की मानसिक स्थितियों का वर्णन, जिसमें उसमें मानसिक स्थितियों का वैषम्य है या साम्य है उसका कथन होता है। तो मानस में साम्य भी है, वैषम्य भी है। उन दोनों का जो वर्णन करना होता है प्रकृति वर्णन के माध्यम से, वो भी वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा जो होता है, कहानी के बीच बीच में बाहरी वातावरण के संकेत और पात्रों की जो परिस्थितियां हैं उनका चित्रण भी वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। बाहर का मौसम कैसा है, वातावरण कैसा है उसको, और पात्र किन परिस्थितियों में है सामने वाले, उनका वर्णन भी क्या है, प्रकृति या वातावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यदि हम इसको व्यापक रूप से देखें तो हम कह सकते हैं कि परिस्थिति योजना प्रकृति की सज्जा, परिस्थितियां जो आसपास की है उनको बनाना, दिखाना, प्रकृति की सज्जा तो प्रकृति को दिखाना, और देश काल चित्रण और देश काल
किस देश में कहाँ किस समय हुई है, इन तीनों को ही सही मायने में मिला करके वातावरण कहा जाता है। तो यहाँ आकर के हमारा जो वातावरण है वो भी पूरा हो जाता है। अब इसके बाद क्या बचता है? सिर्फ उद्देश्य बचता है। वो और कर लेते हैं आज हम। उद्देश्य किसे कहेंगे? मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई भी रचनाकार अपवादों को छोड़कर किया जाए तो कोई भी कहानी बिना किसी उद्देश्य के नहीं लिखता है। तो कहानीकार अपनी कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहता है, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, उसके मन मस्तिष्क में क्या है वो पाठक तक पहुंचाना चाहता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कहानी के माध्यम से लेखक उस तक पहुंचाना चाहता है, वही असल में कहानी का उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य के बारे में भी मत भिन्नताएं खूब रही है कि उद्देश्य किसे कहेंगे। तो इस संदर्भ में एक पाश्चात्य विद्वान सोम ओ पाउलेन का जो वक्तव्य है वो अपने समझने योग्य है। हमारे समझ में भी आ जाएगा कि कहानी का असल में उद्देश्य क्या है। वो कहते हैं कि मानव प्रकृति और चरित्र, मानव प्रकृति और चरित्र, मानव मूल्यों, मनुष्य के शाश्वत संबंधों और भावों, और अनुभूतियों तथा उनके विविध रूपों की व्याख्या ही कहानी होती है। तो सोम पाउलेन क्या कहते हैं? मनुष्य का चरित्र, मानव की प्रकृति, मनुष्य के संबंध, उनके बीच उत्पन्न भावनाएं, उनकी अनुभूतियां और उनके विविध रूप, ये सब मिल करके मनुष्य कहानी का एक उद्देश्य निर्मित करते हैं। और ये कहते हैं कि ये उद्देश्य जो कहानी पूरा नहीं करती है वह आधुनिक संदर्भों में कहानी है ही नहीं, या कहानी हो ही नहीं सकती। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है इस बारे में कि यदि ये गुण कहानी में नहीं है, ये उद्देश्य किसी कहानी के नहीं है, तो वो कहानी नहीं रह जाती। अतः हम कह सकते हैं कि मानव चरित्र का विश्लेषण ही कहानी का उद्देश्य होता है। कि मनुष्य के मन में घटने वाली घटनाएं, वो क्या चाहता है, क्या करता है, वो सब बताना ही, उसका विश्लेषण करना ही कहानी का उद्देश्य होता है। और ये होने पर ही वह कहानी उत्कृष्ट श्रेणी की कहानियों में शामिल हो सकती है। तो आज हमने उद्देश्य तक पूरा कर लिया। तो इसके बाद कहानी के तत्व जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। आगे हम कहानियों के भेद पढ़ेंगे और कहानियों के जो प्रमुख शैलियाँ हैं उनके बारे में फिर से अध्ययन करेंगे, थोड़ा और विस्तारित होकर के, यदि समय मिलता है तो। इसी के साथ मैं अपनी इस बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद।